अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का तीसरा हिस्सा। आज तानिया यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। फ़िज़ा अकेले ही यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी। अचानक एक बाइक तेज़ रफ्तार से बिल्कुल इसके सामने आकर रुकी। वह एकदम उछल के दूर हटी। क्या हुआ, डर गई थी? बिलाल हेलमेट उतारता हुआ इससे पूछ रहा था। तो डरने की ही बात थी। अगर मैं हटती नहीं तो बाइक तुमने मेरे ऊपर चढ़ा देनी थी। फ़िज़ा ने घूर कर इससे कहा। मैं अभी की डरने की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस दिन की बात कर रहा हूँ। इसने दोबारा हाथ से पिस्टल बनाकर फ़िज़ा के सर का निशाना बना लिया। तो क्या नहीं डरना चाहिए था? फ़िज़ा ने इसका हाथ झटकते हुए कहा। चलो आओ बैठो, घर छोड़ दो। बिलाल ने कहा। नहीं, तुम ये जो खतरनाक काम कर रहे हो वो छोड़ दो। फ़ैज़ल ने इसी के अंदाज़ में जवाब दिया। सानिया बता रही थी तुम 3-4 दिन से घर आई नहीं। बिलाल ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। क्या तुमने मेरा इंतज़ार किया? फ़िज़ा ने बिलाल की आंखों में झांकते हुए कहा। फ़ुज़ूल में शुरू मत हो जाया करो, सीधी तरह अगर चलना है तो बैठ जाओ। बिलाल ने संजीदगी से कहा। फ़िज़ा लंबा सांस खींचकर बिलाल के पीछे बाइक पर बैठ गई। अशर अपने रूम में बैठकर क्रिकेट देख रहा था। शाज़िया मम्मी अंदर आई। आई मम्मी। अशर सीधा होकर बैठ गया। हाँ बेटा, मैं ही आऊँगी, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं, थोड़ी देर माँ के पास भी आकर बैठ जाओ। उन्होंने बैठते ही अशर की खबर ली। ऐसी बात तो ना करें, जब मैं घर आया तो आप इस वक्त सो रही थी। मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। अशर ने वजाहत दी। ये तो 2 दिन से गायब कहाँ थे? शाज़िया का अभी भी अशर के कान खींचने का इरादा था। बस मम्मी, दोस्तों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बन गया था, वहीं पर था। अशर ने टीवी का वॉल्यूम स्लो करते हुए कहा। अशर, अब तुम अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल सीरियस हो जाओ। तुमने बहुत अय्याशियाँ कर ली हैं, जॉब ढूंढो कोई। कब तक भाई कमा कर भेजता रहेगा? कल को इसकी भी शादी हो जाएगी, सारी ज़िंदगी तो तुम्हें कमा कर नहीं खिलाएगा। उन्होंने आज अच्छी तरह लेक्चर देना ज़रूरी समझा। क्या मम्मी, आज आपको मेरी क्लास लेने का इरादा है? अशर ने मुँह फुलाते हुए कहा। तो क्या मुझे अभी भी नहीं लेनी चाहिए तुम्हारी क्लास? कब से तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई और तुम्हारा लावालिपन ख़त्म ही नहीं हो रहा। उन्होंने अच्छी खासी अशर की दुर्गत बनाई। अच्छा, ना ढूंढ लूँगा जॉब भी, बस आप नाराज़ ना हो। अशर लाडसन की गोद में सर रखकर लेट गया। ज़फ़र मुराद अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचे। सब अभी तक शौक की कैफियत में थे। ज़फ़र मुराद को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उनका इतना नुकसान हो गया। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो इस कल के लड़के शाहज़ैन को गोली से उड़ा दे। अस्मा रो रो के अब थक गई थी। खिज़र और अस्मा भी अपने अपने नुकसान का सोच रहे थे। थोड़ी बहुत मुतमईन थी वो फातिमा थी। वो हैरान थी, और खुशी भी। जो कांटा हूर की शक्ल में इनकी ज़िंदगी में आ गया था, वो खुद ही रास्ते से हट गया था। बिलाल फ़िज़ा को छोड़कर घर पहुंचा तो रज़िया खाला सानिया की सास आई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? बिलाल उनके पास बैठते हुए बोला। जीते रहो, तुम सुनाओ कैसे और कहाँ गायब हो बेटा? उन्होंने प्यार करते हुए बोला और अपने पास बिठाया। जी खाला, काम के सिलसिले में गया हुआ था। आप सुनाएं, असद भाई कैसे हैं? खाला के बेटे, जो कि सानिया का शोहर भी था, बिलाल ने इसके बारे में पूछा। हाँ बेटा, असद ठीक है, बस इसी के सिलसिले में आई थी। उन्होंने बात का आगाज़ किया। मेरी बहन हयात होती तो मैं ये बात उनसे करती। भाई साहब भी बस अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। अब तुम ही और बहनों के लिए माँ बाप की जगह इस महीने असद के सऊदीया से वापस आने का हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ, निकाह तो हुआ है, क्यों ना सादगी से शादी कर दी जाए। तुम भी अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हो जाओ। वो चुप हुई। उन्होंने राय लेनी चाहिए। खाला अब्बू के बाद अब मेरी बड़ी है, जो आपको बेहतर लगेगा वो करेंगे। बिलाल ने सादतमंदी से जवाब दिया। हालात इतने बेहतर नहीं, मगर अब इतने बदतर भी नहीं थे जो अपनी बहन की शादी ना कर सके। वो सो रही थी। इसको अपने पेट पर दबाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई भारी चीज़ इसके पेट पर रखी हो। आंखें खोलने पर इसकी नज़र छत पर गई। ये कौन सी जगह है? इसने अपने दिमाग पर जोर डालना चाहा। सर घुमाकर देखा तो इसकी नज़र अपने बराबर में लेटे हुए जैन पर गई, जो इसके बहुत करीब लेटा हुआ था, और इसका हाथ हूर के पेट पर था। हूर की आंखें खौफ से फैली और वो एक ज़ोरदार चीख खुद को वो उछल कर बेड से नीचे गिरी, और इसकी चीखों से जैन की आंख खुल गई। वो हड़बड़ाता हुआ उठा और इधर उधर देखने लगा। फिर इसकी नज़र नीचे गिरी हुई हूर पर पड़ी। तो वहाँ नीचे क्या कर रही हो? जैन ने नींद से भरी आंखों में हैरत समाये हुए बेड से उठते हुए हूर की साइड पर आते हुए कहा। तुम मेरे पास क्या कर रहे थे? हूर ने खौफजदा होकर पूछा। वो अभी भी इसी पोजीशन में नीचे बैठी हुई थी। क्या कर रहे थे? क्या मतलब? मैं तो सो रहा था। जैन ने हूर के करीब बैठते हुए कहा। दूर रहो मुझसे। वो बदक कर पीछे हटी। दूर? वो किस खुशी में? शोहर हूँ, तुम्हारा पूरा हक तुम पर रखता हूँ। गन पॉइंट पर निकाह करा है तुमने। मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती हूँ। आज नूर को पहले की बनिस्बत इससे खौफ महसूस नहीं हुआ। बेखौफी से बोलकर वो उठने लगी। जब भी जैन ने हूर का हाथ पकड़कर खींचा और वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और जैन के ऊपर गिरी। ज़बरदस्ती की ही सही, रिश्ता तो है ना तुम्हारा मेरा, माना तो पड़ेगा लाजमी, नहीं तो मनाना मुझे अच्छे से आता है। जैन ने हूर की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हायल कर दिए और हूर को मजीद खुद से करीब करके कहा। अब वो इसकी गर्दन पर झुक रहा था। हूर ने इसके इशारे से निकलने की कोशिश की तो जैन ने घेरा मजीद तंग कर दिया और अपने लब हूर की गर्दन पर रख दिए। हूर बुरी तरह तड़प उठी और जैन के सीने पर हाथ मारकर इसे हटाने लगी। जैन ने इसे मजीद परेशान करने का इरादा तर्क करके उठ खड़ा हुआ। कमरे से निकलने से पहले ये जताना नहीं भूला, मुझे यकीन है अब तुम कभी भी हमारे रिश्ते की हकीकत को मानने से इनकार नहीं करोगी। हूर शौक की कैफियत में वहीं बैठी रही। इसका चेहरा लाल हो चुका था। शर्म के मारे या जब्त के मारे ये से भी नहीं समझ आया मैं कैसे इससे निडर होकर बात कर रही थी। अब तो मुझे ज़्यादा डरना चाहिए इस फजूल आदमी से। फजूल आदमी भी
नहीं, अच्छा खासा फजूल आदमी है ये तो। किचन में आकर जैन ने अपने और हूर के लिए चाय का पानी रखा और नाश्ता तैयार करके रूम में आया तो वो इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। आ जाओ हूर, शाबाश नाश्ता कर लो। जैन ने इसे नॉर्मल अंदाज में कहा। वो हूर से ऐसे बात कर रहा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ हो। मुझे कुछ नहीं खाना, भूख तो इसे बहुत लगी हुई थी, क्यों ना कि कल सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था, मगर इस बदतमीज शख्स के सामने इसे अपनी आना भी कायम रखनी की थी। तुम उठकर यहाँ कुर्सी पर बैठ रही हो या फिर मैं आऊँ? नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर वो कुर्सी खींच कर बैठ चुका था, मगर जब देखा हूर पर इसकी बात का कोई असर नहीं हुआ तो वो उठने ही लगा। हूर जल्दी से उठकर कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो यकीनन इससे डर गई थी। हूर के रद्द-ए-अमल पर ज़ैन को हंसी आई, मगर इसने चाय का मग चेहरे के आगे करके हंसी छुपा ली। स्वीट हार्ट, ये नाश्ता घुरने के लिए नहीं रखा है मैंने। जल्दी से शुरू हो जाओ, अच्छी खासी बड़ी हो गई तुम, और अब तो शादीशुदा भी। ये नखरे नहीं चलेंगे बिल्कुल। हूर को वैसे ही बैठा देखकर ज़ैन बोला, बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितने नखरे उठाता आ रहा है मैं अब तक मेरे। हूर ने दिल ही दिल में अपने आप से बोला, मुंह पर क्या कहती बोलती वो इसका बंद कर चुका था। शायद तुम्हारा ये नाश्ता मेरे हाथों से करने का दिल कर रहा है। हूर को सोचों में गुम देखकर ज़ैन बोला, कर तो रही हूँ। इतना बोलकर हूर आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करने लगी। वो शायद इसके बैठे रहने से नर्वस हो रही थी। जानता था कल से हूर ने कुछ नहीं खाया, वो अभी भी इसके सामने कुछ नहीं खाएगी, इसलिए अपना चाय का मग लेकर बाहर आ गया ताकि वो आराम से नाश्ता कर ले। थोड़ी देर बाद जैन रूम में आया। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। दरवाज़ा बाहर से लॉक है, इसलिए कोई भी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं। वो कार की कीज़ मोबाइल उठाता हुआ बोला, और अगर कोई बेवकूफ़ी की तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। हूर के पास आकर अपनी 2 उंगलियों से इसके गाल को छूकर धमकाता हुआ बाहर चला गया। फजूल आदमी, वो दुपट्टे से अपना गाल रगड़ते हुए बोली। ज़ैन को आज बहुत सारे काम थे। सबसे पहले वो अस्पताल नादिया बेगम के पास पहुंचा। काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। वो उन्हें प्यार करके उनके पास ही बैठ गया। ढेर सारी बातें की। जब नींद की वादियों में चली गईं तो वहाँ से माल गया। हूर के लिए ढेर सारी शॉपिंग, ज़रूरियात की चीज़ें, कपड़े, बैग्स, परफ्यूम, शूज़ वगैरह जो समझ में आया वो लेकर बिलाल और अशर के पास पहुंचा। वो दोनों वहाँ पहले से ही मौजूद थे। हाँ भाई, अब तो तुम लोग शादीशुदा होकर बिजी हो गए, अब कहाँ दोस्तों के लिए टाइम निकलेगा? अशर ने इसके देखकर तंज के तीर बरसाए और बिलाल ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। बस फ़रा शुरू हो गए तुम मेरे आते ही। जैन ने बैठते हुए फ़ौरन इसे घुरी से नवाजा। आंटी की तबीयत कैसी है अब? बिलाल ने पूछा। वहीं से आ रहा हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। जैन ने सर कुर्सी पर टिकाते हुए जवाब दिया। अब आगे क्या सोचा है तुमने? अशर ने संजीदगी के बात का आगाज़ किया। अब ये करना है कि तुम दोनों को इंसान बनाना है। जैन ने सिगरेट सुलगाते हुए इन दोनों को भी सुलगाया। मतलब क्या है तुम्हारा? हम तुम इंसान नहीं लगते। बिलाल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इंसान तो शक्लों से हो, हरकतें भी अब इंसान जैसी करनी होंगी। ये जो काम हमने एडवेंचर और मजबूरी के लिए किया था, इसे ख़त्म करके अच्छे बच्चों की तरह मेरी मदद करो। बिज़नेस स्टार्ट करने में पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा, मगर मुझे एतबार वाले बंदे चाहिए होंगे, इसलिए अब इस उल्टे सीधे काम ख़त्म करके मेरा हाथ बटाओगे तुम दोनों। और इससे पहले तुम दोनों उठो, एक फ्लैट पसंद आया, इसकी डीलिंग करना जाना है। जैन ने अपनी बात ख़त्म करते हुए इन दोनों को भी घसीटा। सही जा रहे हो, यानी खुद तुम बिगड़ गए हो और अब हम दोनों को भी बिगाड़ोगे? अशर मासूमियत से बोला। नहीं, अब मैं खुद भी सुधर गया हूँ और तुम दोनों को भी सुधारूंगा। चलो जल्दी से उठो, घर भी पहुँचना है मुझे। जैन ने उसे उठते हुए कहा। जैन की आखिरी बात पर बिलाल और अशर ने एक दूसरे को मानी खींच से मुस्कुरा कर देखा। क्या बहुत जल्दी है घर जाने की? अशर ने जैन को छेड़ा। जाहिर बात है, तुम लोगों की तरह वेला नहीं हूँ, अब काफ़ी बाकी का रिकॉर्ड मेरा गाड़ी में खींच लेना। जैन ने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाए। घर का नाम लेते ही सिहुर की याद आने लगी। पता नहीं क्या कर रही होगी घर पर। जैन के जाने के बाद जब इसे यकीन हो गया कि वह अब घर वापस नहीं आएगा, हूर हिम्मत करते हुए कमरे से बाहर निकली। सबसे पहले बाहर का दरवाज़ा चेक किया, वो लॉक था। बदतमीज़ इंसान, मुंह में मुंह बड़बड़ाई वापस आई और घर का जायजा लेने लगी, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं कि 3 कमरों पर मुश्तमिल था। सफाई और सलीका नजर आ रहा था। इसने अलमारी, दरवाजे पर सब चेक किया, मगर इसमें से कोई भी चाबी, मोबाइल या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इसके काम आ सके। जब कुछ भी हाथ ना आए तो दोबारा बेड पर लेट गई। लेटते ही सुबह वाला सीन याद आ गया। घटिया इंसान, उफ क्या करूं, कैसे वक्त गुजरेगा, और जब वो दोबारा आ जाएगा तब वक्त गुजारना और भी मुश्किल हो जाएगा। काश इस दीवार में से कोई खुफिया का दरवाज़ा निकल आए, जिसमें से बाहर निकल कर वो अपनी माँ के पास चली जाए। पता नहीं मामा की तबीयत कैसी होगी, परेशान होगी। अल्लाह क्या करूं। देखिए मामा, आपकी हूर की किस्मत, आप कहती थी हूर का प्रिंस इसे ले जाएगा, प्रिंस ने ये क्रिमिनल लिखा था आपकी हूर की किस्मत में। यही सब सोचते सोचते इसकी आंख लगी। कितनी देर तक वो सोती रही। जब इसकी आंख खुली तो मगरिब का वक्त हो रहा था। इसने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली, जो कि 3 दिन से पहने हुए थे। बेजारी से अपने कपड़ों को देखते हुए वज़ू के लिए वॉशरूम चली गई। नमाज पढ़कर फारिग हुई तो वापस बेड पर बैठने का इरादा किया। कोई सोचकर बेडशीट दुरुस्त करने लगी और उसने थोड़ा सा मैट्रेस उठाया और ये क्या पिस्टल, हैरत से देखा, बड़ा हाथ बढ़ाकर पिस्टल हाथ में ली। अब इसे आगे क्या करना था वो सोचने लगी। बिलाल घर पहुंचे तो सानिया, तानिया और फिजा तीनों सानिया की शादी की शॉपिंग देख रही थी। शादी की डेट फिक्स हुई थी। तीनों हर दूसरे दिन बाजारों के चक्कर लगा रही थी और कुछ ना कुछ खरीद के ले आती थी। अरे भाई बैठे, मैं खाना लेकर आती हूँ। तानिया ये कहकर उठ गई। अब्बू के रूम में हूँ, वहीं लेकर आ जाना। बिलाल ने एक नज़र फिजा पर डालती हुई तानिया से कहा। अब्बू तो सो गए, यहीं बैठ जाए ना, देखे ना हमने क्या क्या शॉपिंग किया। तानिया एक चीज़ बिलाल को दिखाने लगी। तानिया काफ़ी देर हो गया, मैं चलती हूँ। फिजर ने तानिया को मुखातिब करते हुए कहा। अकेले कैसे जाओगी? गली में सन्नाटा हो रहा होगा, रुक जाओ भाई, छोड़कर आ जाएंगे। तानिया ने शॉपिंग बैग समेटते हुए कहा। 2 गली छोड़कर ही तो मेरा घर है, कोई मसला नहीं है, ऐसा भी कोई सन्नाटा नहीं हो रहा।
फिज़ा ने दोबारा जाने के लिए पर तोले। सही कह रही है तानिया, बैठ जो, थोड़ी देर में छोड़ कर आता हूँ, बिलाल ने बोला। तो फिज़ा ने एक नज़र बिलाल को देखा और फिर चुप करके बैठ गई। वो आज बिलाल को चुप चुप लगी। इस बात को अपना वहम समझकर झटक दी और खाने की ट्रे आगे खिसकाई। दोनों इस वक्त खामोश चले जा रहे थे। गली में इस वक्त सन्नाटा था। बिलाल, तुम जॉब कब स्टार्ट करोगे? फिज़ा ने अचानक सवाल किया। जॉब मिलेगी तो करूँगा, बिलाल ने छोटे से पत्थर को लात मारते हुए कहा। कोशिश करोगे तो मिलेगी ना, फिज़ा ने बोला। तुम्हें क्या पता मैं कितनी कोशिश करता हूँ, और तुम्हें क्या मेरी जॉब की टेंशन हो रही है? बिलाल ने उकताकर पूछा। इसलिए कि मेरा रिश्ता आया हुआ है और वो लोग मुझे पसंद करके चले गए हैं, फिज़ा ने रास्ते में रुकते हुए कहा। तो क्या मसला है? अगर पसंद करके चले गए और रिश्ता भी अच्छा है तो? फिज़ा की बात सुनकर बिलाल भी एक पल को कुछ नहीं बोल सका और कदम रोक ले, मगर फिर अपने तासुरात छुपाते हुए बोला। क्या मसला है? तुम्हें नहीं पता कि क्या मसला है बिलाल? फिज़ा ने झंझलाते हुए पूछा। देखो फिज़ा, अगर रिश्ता तुम्हारे घर वालों ने पसंद किया है तो वो अच्छा ही होगा। इससे बेटर ऑप्शन तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतर ही सोचते हैं, बिलाल ने फिज़ा को समझाना चाहा। मुझे मालूम है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, बस तुम जॉब ढूंढो जल्दी से और आरानियाबाजी से बात करो कि मेरे अम्मी अब्बू से बात करें। फिज़ा ने इसका देखते हुए संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया ना? तुम्हें पता है ना मेरे पास जॉब नहीं है, दो बहनें बीमार, बाप किस मुंह से रानियाबाजी से बात करूं? बिलाल ने इसे दोबारा समझाना चाहा। मैं एडजस्ट कर लूंगी बिलाल, तुम्हारी जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर बांट लेंगे। तुम्हारा इंतजार भी करूंगी, मगर तुम रानियाबाजी से कहो कि अम्मी अब्बू से बात करें, नहीं तुम अम्मी अब्बू इस रिश्ते के लिए हर तरह से राजी हैं। फिज़ा ने बेबसी से बोला। तुम बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करो फिज़ा, रानियाबाजी की बात करने से क्या होगा? तुम्हारे पेरेंट्स एक अच्छी जगह से आए हुए रिश्ते को इनकार करके एक ऐसे शख्स से तुम्हारी शादी करेंगे जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का अंबार और जॉब तक नहीं है। बिलाल अब गुस्से में बोला। तुम रानियाबाजी से बात करने को कहो, अम्मी अब्बू को मनाना मेरा काम है। फिज़ा अभी तक अपनी बात पड़ी हुई थी। तुम बच्चों जैसी बातें मत करो फिज़ा, जब तो वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती तो मोहब्बत वब्बत सब झाग की तरह बैठ जाती है, बिलाल ने तल्खी से कहा। यानी तुम कुछ नहीं करोगे? फिज़ा ने दुख से इसकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने ना कभी तुमसे मोहब्बत के दावे किए, ना तुम्हारी तरफ कोई पेशकदमी की है, मेरी मजबूरियों को बिलाल ने थमल से समझाना चाहा। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मजबूरियाँ, मरो तुम, फिज़ा ने बिलाल की बात काटी और गुस्से में इसके सीने पर हाथ मार के आगे बढ़ गई। बिलाल वहीं खड़े से बेबसी से देखता रह गया। रात के 10 बज रहे थे जब घर की तरफ गाड़ी जैन ने पार्क की। कार खाना वो बाहर से ही पैक करवा के लेकर आया था। हूर के लिए की हुई शॉपिंग के बैग्स थामे वो घर में दाखिल हुए। सारे शॉपर्स को टेबल पर रखकर रूम में दाखिल हुआ। हूर पर नजर पड़ती वो बुरी तरह ठटका, क्योंकि हूर के हाथ में इसका पिस्टल था जिसका रुख जैन की तरफ था। हूर के हाथ में जैन का पिस्टल था और वो जैन की तरफ रुख किए खड़ी थी। जैन एक लम्हे के लिए ठटका, लेकिन दूसरे पल इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जैसे वो पहले फ़ौरन छुपा गए। से वो सीन याद आ गया जब पहली वारदात में बिलाल और इसके हाथ में चाकू थे और इन दोनों के हाथ कांप रहे थे। बिल्कुल वैसे इस वक्त हूर के हाथ भी बुरी तरह कांप रहे थे और माथे पर सर्दी के मौसम में भी ननी ननी पसीने की बूंदें नुमायां हो रही थीं। तुम दुनिया की शायद पहली बीवी हो जो शोहर के घर आने पर इसका वेलकम पिस्टल दिखा के कर रही हो। उस दिन जैन ने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाई। वही रुक जाओ वरना मैं फायर कर दूंगी। तुम ऐसे ही वेलकम के काबिल और ये डिजर्व करते हो तुम, हूर ने अपना लहजा मजबूत बनाते हुए कहा। जैन के कदम आगे बढ़ाने पर वो अपने कदम पीछे की तरफ उठाने लगी, जबकि इसका रुख जैन की तरफ था। जो मैं डिजर्व करता हूँ आज वो मेरे पास है। शाबाश, बहुत हो गया, पिस्टल दो मुझे। जैन ने मजीद कदम आगे बढ़ाए। तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? वही रुक जाओ, मैं वाकई फायर कर दूंगी। आपके हूर के लहजे में बेचारगी का आंसर शामिल था। स्वीट ये कोई ट्राई नहीं है, जिद नहीं करो, मुझे दो ये पिस्टल। मोहर को बच्चों की तरफ समझाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो मेरी बात क्यों नहीं कर रहे हो? जाओ जाके बाहर के दरवाजे को लॉक खोलो प्लीज़। और उसकी मिन्नतें कर रही थी। तुम मुझे खुद से पिस्टल दे दोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना सोच लो फिर। कदम आगे बढ़ाते जैन ने अपने हाथ भी आगे किया और हाथ में मान भी किया। मुझे प्लीज़ जाने दो, गेट खोलो बाहर का, वरना मैं वाकई। अब हूर की बात मुकम्मल नहीं हुई थी। जैन ने आगे बढ़कर फुर्ती से पिस्टल इसके हाथ से ले ली और हूर के कदम वहीं थम गए, क्योंकि पीछे दीवार की वजह से वो पीछे मजीद नहीं हो सकती थी। अब हूर को मजीद ठंडे पसीने आने लगे और साथ ही अपनी बुज़दिली और बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आने लगा। जैन इसके मजीद करीब आया। हूर तकरीबन दीवार से चिपकी हुई खड़ी थी। जैन ने एक हाथ में जिसमें पिस्टल थी दीवार पर रखा और हूर से दूसरे हाथ से हूर की माथे का पसीना साफ किया। मैंने कहा था ना कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी वरना पनिशमेंट मिलेगी। वो बहुत गौर से हूर को देखते हुए संजीदा लहजे में कह रहा था। उन्हें डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जैन ने वो गौर इसका चेहरा देखते हुए अपनी उंगलियों से इसकी रुखसार छुए। जैन की इस हरकत पर वो मजीद खुद में सिमट गई और निचला होंठ अपने दांतों में दबा लिया। बेसाख्ता जैन की निगाह इसके तिल पर पड़ी। जैन ने मजीद झुककर अपने होंठ इसके तिल पर रख दिए। हूर बुरी जान से लरस गई। इसने जैन को पीछे करना चाहा। इसने जैन को पीछे करना था तो जैन में दूसरा हाथ हूर की गर्दन की कमर के गिर्द घायल कर दिया, जबकि पिस्टल वाला हाथ हूर दीवार पर टेका हुआ था। दिल से होंठों तक का फासला तय करने में से 1 सेकंड लगा। हूर ने जैन की शर्ट दोनों हाथों से पकड़ ली। हूर के एहतजाज करने पर जैन की गिरफ्त और मजबूत हो गई। जब्त की शिद्दत से हूर की आंखों में से पानी आ गया। इसने एक झटके से जैन को दूर धकेला, वो पीछे हट गया। हूर लंबी लंबी सांसें लेती रही। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस दीवार के अंदर घुस जाए। हूर का चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। जैन ने इसके चेहरे का रंग और एक्सप्रेशन दिलचस्पी से देखे। मुझे उम्मीद है आइंदा तुम ऐसी हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचोगी, वरना तुम मुझसे किसी भी किस्म की तवक्को कर सकती हो। जैन ये कहता वो वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो वापस आया तो हूर अभी तक नजरें झुकाकर इसी पोजीशन में दीवार के साथ चिपकी हुई खड़ी थी।
ज़ैन ने थोड़ी देर पहले वाले वाक़ये का असर ज़ाहिर करने के लिए खुद से ही बात का आगाज़ किया। "हूर, जो सोफ़े पर शॉपिंग बैग्स रखे हैं, तुम्हारे लिए शॉपिंग करके लाया हूँ। ख़ास तजुर्बा नहीं है मुझे लेडीज़ की शॉपिंग का, इसलिए जो समझ में आया ले लिया। जो कभी कमी पेश होगी वो बता देना।" ज़ैन ने बेड पर लेटते हूर से कहा। हूर ने इसको लेटते देखकर कमरे से बाहर निकलते में आफ़िया जानी। "उफ़, मैं तो इसे फ़ज़ूल इंसान समझती थी, ये तो अच्छा खासा छिछोरा इंसान है।" वो दिल ही दिल में इसको नए लक़ब से नवाज़ती हुई कमरे से चली गई। दिल में इसलिए बोला कि अगर ये लफ्ज़ इसके कानों में पड़ जाते तो हूर को तवक्को थी कि वो मज़ीद छिछोरपन का मुज़ाहरा करने में देर नहीं लगाता। दूसरे रूम में सोफ़े पर बहुत सारे शॉपिंग बैग पड़े हुए थे और कोई काम नहीं था, तो वो एक-एक शॉपिंग बैग खोल कर देखने लगी। अंदर 7-8 मुख्तलिफ़ रंगों के रेडीमेड ड्रेसेस, शूज़, लेडीज़ बैग, ब्रश, परफ्यूम और मुख्तलिफ़ इस्तेमाल की चीज़ें देखकर वो एकदम फिर सुर्ख़ हो गई। फ़ज़ूल आदमी, लेडीज़ शॉपिंग का तजुर्बा नहीं है तो ये हालत है। वो किचन में मेरा खाना रखा हुआ है, ये निकाल कर ले आओ। ज़ैनी कमरे में अचानक आने पर वो बौखलाकर चीज़ें वापस शॉपिंग में डालने लगी। वो वहाँ से किचन में चली गई, खाना लेकर आई तो वो सारे बैग्स एक जगह पर रखे हुए वहीं बैठा हुआ था। "बैठो हूर, खाना शुरू करो।" ज़ैन ने प्लेट में खाना निकालते हुए कहा। "मैं बाद में खा लूँगी।" आहिस्ता अज़्म मन बनाई। "चुप करके बैठो नहीं तो।" इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो बैठ गई और प्लेट में चावल निकालने लगी। हूर की नज़र अपनी प्लेट पर झुकी हुई थी, वो बहुत नर्वस होकर वाले मुँह में डाल रही थी। जब ज़ैन की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी, जहाँ एक नन्हा सा चावल का दाना इसके
Thank you.